हेलो एंड वेलकम बैक टू द साइंस लव अगरतला। मैं हूं संदीप और मैं नीट 2022 के लिए आपको प्रिपरेशन कराने वाला हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मैं अगरतला से बेस्ड हूं, तो अगरतला में कोई भी स्टूडेंट्स अगर नीट 2024 का प्रिपरेशन करना चाहता है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपका नीट 2020 का प्रिपरेशन को ईजी बनाने में आपका हेल्प कर सकता हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स के जर्नी पे, इस अमेजिंग जर्नी पे आप लोग मेरे साथ अभी चलने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे मेरा ये वीडियो। मेरा एड्रेस अगरतला रामनगर 1 के पास है, सेकंड क्रॉसिंग। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप मेरे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो आके पढ़ सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा कांटेक्ट नंबर, यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। और मैं स्पेसिफिकली आपको बोल देता हूँ कि मैं सिर्फ नीट के लिए पढ़ाता हूँ, नीट और सीबीएसई के लिए नहीं, जेईई के लिए नहीं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे साथ इस जर्नी पे, वंडरफुल जर्नी पे चलना है तो रेडी हो जाइए। ठीक है, आज से हम लोग क्लास 12 का न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट रिलेटेड चीज़ों के बारे में बातें करने वाले हैं। करंट मतलब करंट, अब तक आप लोग करंट को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन करंट में होता क्या है, करंट कैसे फ्लो होता है, करंट में क्या क्या चीज़ होता है, तो वही सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना है। सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, बेसिक कोई भी चीज़ जब करंट कंडक्ट करता है तो उसमें से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, उसमें से क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। अब चार्ज कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चार्ज को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जब भी एक एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर आपको पता होगा प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन के पास जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। और ये न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज किसी को डोनेट कर दे, ठीक है, तो उसको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चार्ज का डेफिनेशन वगैरह आप किसी बुक से देख सकते हैं या फिर मैं आपको नोट दे दूंगा। तो अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको एक लिखवा देता हूँ एक डेफिनेशन। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर due to which it produces electrical and magnetic effect। ठीक है, तो ये चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के साथ एसोसिएटेड है और इसी की वजह से किसी भी चीज़ को उसका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलता है। ठीक है, चार्ज की वजह से हम लोगों को किसी भी चीज़, अगर वो इलेक्ट्रिकल है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो उसके अंदर कुछ चार्ज फ्लो हो सकता है, उसी चार्ज की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ चार्जेस देखिए, चार्ज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के चार्ज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल आपके घर में कॉमन सॉल्ट पड़ा होगा और सॉल्ट का हम लोग फॉर्मूला क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये इसका जब डिसोसिएशन होता है तब ये Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे Na+ जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज और Cl- एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज आयंस की फॉर्म में है, Na+ आयन, सोडियम+ आयन और Cl- के आयन के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, Na+ में आपको क्या मिलेगा, Na+ में आपको एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलेगा और Cl- में एक इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से इसको एक नेगेटिव चार्ज मिल जाता है और सोडियम को एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद चार्ज का आप लोगों को पता होगा, एक चार्ज का जो वैल्यू है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ओके, नाउ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज भी आपको याद रखना है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलम। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है,
कूलम अच्छे से याद रखना, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, और नहीं तो इसको हम लोग एम्पेयर सेकेंड भी बोल सकते हैं, जैसे एक दूसरा यूनिट भी है एम्पेयर सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि आगे जाके आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग Q इक्वल टू, अच्छा ये अभी छोड़िए, आगे पढ़ेंगे आप लोग ये Q इक्वल टू I इंटू टी, तो वहाँ से आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे इसका यूनिट मिल जाता है एम्पेयर सेकंड, ठीक है। तो लेकिन इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, बेसिक यूनिट इसको हम लोग कूलम ही पकड़ेंगे, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जगहों पे हम लोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कूलम के अकॉर्डिंग, कूलम को लेके ही करेंगे, ठीक है। नाउ देखिए कुछ प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो भी अब हमें अच्छे से देखना है। चार्ज देखिए सबसे पहले तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो समझ लिए। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपको पता होगा, जिसका बस एक वैल्यू है और कोई डायरेक्शन नहीं है। तो चार्ज आप लोग किसी की भी डायरेक्शन में चला जाए लेकिन आपको चार्ज उतना ही मिलेगा। अभी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आप चाहे इस डायरेक्शन में भेजें तब भी उसका चार्ज 19 है वही रहेगा, इस डायरेक्शन में भेजने में भी उस चार्ज का वैल्यू सेम ही रहेगा। चार्ज का वैल्यू डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड पॉइंट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत बार कि जब आप लोग करंट को छूते हैं तो आपको क्या लगता है, करंट का झटका लगता है। वो जो झटका लगता है वो क्यों लगता है, क्योंकि वो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो उस मेटल से निकल के आपके बॉडी में आ रहा है, जिसकी वजह से आपको आपके बॉडी में चार्ज आ जाता है और आपको वो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको शॉक लगता है। नाउ जब भी किसी चीज़ के पास एक चार्ज होता है तो उसके पास हमेशा क्या होता है, मास भी होता है, क्योंकि चार्ज के साथ साथ उस चीज़ को एक मास भी होता है, ओके। तो ये भी देखेंगे, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। जिस ऑब्जेक्ट का चार्ज होगा उसका मास भी होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज किसके पास होता है, चार्ज होता है या तो आयंस के पास, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास, और इलेक्ट्रॉन का भी अपना कुछ एक मास है और आयंस का भी अपना कुछ एक मास है। तो जिसके पास अपना चार्ज होगा उसके पास अपना क्या होगा, मास भी होगा, ठीक है। तो हमेशा जिसके पास चार्ज होगा उसके पास मास होगा, सो वी कैन से चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखिए आपके पास अगर एक चार्ज है तो उसके लिए कितना होगा, जो आपका ये होगा एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपके लिए चार्ज आ जाएगा। लेकिन आपके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका टोटल चार्ज हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि चार्ज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या फिर नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कितने आपके पास पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस है, या फिर आपके पास कितने प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास टोटल कितने चार्ज होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज डिपेंड करते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग को मैथमेटिकली लिख सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE यहाँ से हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। N क्या है, N इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होते हैं हम लोगों का क्या, n, ठीक है। उसके बाद चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व भी कर सकते हैं, आपको पता होगा चार्ज को हम लोग कंजर्व भी कर सकते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा चार्ज को नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग ना चार्ज को बना सकते हैं ना इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको, या फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज को हम लोग बना नहीं सकते।
इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बना नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बना हुए हैं, इसे यूनिवर्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं, बस उस इलेक्ट्रॉन्स को या फिर प्रोटॉन्स को हम लोग एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि चार्ज को भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, इसमें देखिए और प्रॉपर्टीज आपको नहीं चाहिए, बस इतने प्रॉपर्टीज एनफ है आपके लिए। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन फाइंड द चार्ज, फाइंड द, अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपको कोई ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे दे, ये बेसिक क्वेश्चन है, इन 1 मोल ऑफ, या फिर फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स ना देके फाइंड द चार्ज दे देता हूँ। चलिए, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एटम, कोई भी, चलिए एक मोल है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक मोल है किसी सब्सटेंस का, एक मोल है किसी सब्सटेंस का, मोल ऑफ क्या दे दूँ मैं, हम लोग ऑक्सीजन एटम दे देते हैं, O2 एटम। थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए, इसके लिए आपको केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वो चैप्टर थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट आने से ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ, फाइंड दी, क्वेश्चन को थोड़ा सा, फाइंड दी चार्ज, फाइंड द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितना चार्ज है वो हम लोगों को निकालना है, तो वो निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से साइड कर लेता हूँ। क्या निकालना है, फाइंड द चार्ज। तो चार्ज निकालने से पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम कितने हैं। एक मोल, आपको पता होगा मोल, मोल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और मोल कितना दिया हुआ है, एन, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू Na एटम्स, ठीक है। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं किसमें, एक मोल में, ठीक है। अब किस चीज़ के एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन देखिए O2 का एटम है, ठीक है, O2। तो O2 का एटम है, तो O2 में, एक O2 के कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। देखिए ये एक O2 का कंपाउंड है, O2 में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इन 2 ऑक्सीजन हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, क्योंकि एक कंपाउंड में या फिर एक मॉलिक्यूल में, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ठीक है। तो ये हम लोग को जो मिला ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला, और मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो हम लोग इंटू 2 कर देंगे, तो हम लोग को टोटल मॉलिक्यूल क्या कितने, सॉरी एटम कितने मिल जाएंगे, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। थोड़ा केमिस्ट्री का क्वेश्चन ले लिया, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इजीली ले लूँगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, अब टोटल नंबर ऑफ एटम मिल गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 इंटू कर देंगे 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के साथ, तो इतने नंबर से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। नाउ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.67 इंटू 10 टू द पावर, ये हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम। तो 8 इंटू 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज होगा इंटू इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चार्ज ऑन इतने इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8 इंटू 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको कैलकुलेट करने से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को टोटल चार्ज मिल जाएगा इस कंपाउंड पे, ठीक है। तो हम लोग इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग एक और, मैं सिंपल से एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए ये भी केमिस्ट्री का रिलेटेड ही है, फिर भी आपको शायद आ जाइए। फाइंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम ऑफ वाटर दिया मैंने आपको, मैंने आपको ये जो बॉटल है, इस बॉटल, इतना सा बॉटल आपको क्या दे दिया मैंने,
आपको वाटर दे दिया और बोला कि इसका आप क्या निकालिए, टोटल इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा वो निकालिए। तो कैसे निकालेंगे इसमें, देखिए अब आज के बाद से आप एक कोई भी ये इसके पानी का बॉटल का कितने चार्ज है वो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको क्या लिख लेना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है हम लोगों को 500 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो टोटल वेट क्या आ जाएगा 18। तो डिवाइडेड बाई 18 कर लीजिए, तो ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ये मिल जाएगा मोल। अब एक मोल में कितने एटम होता है, ये तो मिल गया मोल। अब एक मोल 1 मोल इज इक्वल टू Na एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, Na एटम्स तो नहीं, यहाँ पे मैं एटम्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छा ठीक है Na एटम्स ले लीजिए, Na एटम्स या फिर Na मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम लोगों को H2O दिया हुआ है और ये एक मॉलिक्यूल है तो एक Na मॉलिक्यूल होगा। तो 500 डिवाइडेड बाई 18 मोल इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 18 इंटू Na मॉलिक्यूल, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है। अब देखिए एक इसमें एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो टोटल आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनटू क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 500 डिवाइडेड बाई 18 इंटू Na इंटू अगर 10 कर देंगे तो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकालना है। हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम्ब होता है, ठीक है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, 500 डिवाइडेड बाई 18 इंटू Na इंटू 10 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर minus 19 coulomb. This will be the total charge on 500 ml of water. ये 500 ml of water में टोटल चार्ज होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाद में घर पे, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा है। कैलकुलेशन जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपका लिए प्रैक्टिस होगा, ठीक है। मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग को देखना है मेथड ऑफ चार्जिंग, कि हम लोग चार्ज करते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब तक आपको ये पता चल गया कि चार्ज हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन करते कैसे, हाउ टू ट्रांसफर दिस चार्ज, वी विल नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रांसफर दिस चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो इसके लिए कुछ इजी चीज़ है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज हम लोग ट्रांसफर किस पे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होते हैं जिसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, जो चार्ज को कैरी कर सकते हैं, और कुछ चीज़ नहीं कर सकते जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो हम लोग पहले छोटा सा ये टॉपिक लिख लेते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर कौन होता है, जो चार्ज को कैरी कर सकता है। दे अलाउज द चार्ज और इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू देम। ये अपनी बॉडी से चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देता है। और इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर दे डज नॉट अलाउ द चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। तो ये अलाउ नहीं करते, यह तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ये दो डेफिनेशन, कि कंडक्टर क्या है और ये इंसुलेटर क्या है, ठीक है। तो ये कंडक्टर ये हो गया। अब हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे, वो है बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार बचपन में क्या होगा, आपने स्केल लिया होगा, स्केल को अपने हेड में रख किया होगा, और उससे आप देखे होंगे कि एक छोटा सा पेपर उड़ जाता है। या फिर कभी कभी आप लोग जब ठंडी की सीजन में अपना स्वेटर निकालते हैं तो आपको एक पॉपिंग साउंड, छोटा सा एक पॉपिंग साउंड मिलता होगा, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, और कहाँ पे, हाँ,
जब हम लोग आप लोग क्या करते होंगे, रजाई में सोते होंगे ठंडी की सीज़न में, तो उसके बाद जब रजाई से बिल्कुल अचानक से निकलते हैं तब भी आपको एक पॉपिंग साउंड मिलता है छोटा सा, ठीक है। तो वो जो आपका जो चार्ज जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। तब दो चीज़ फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन होता है दो चीज़ का, ठीक है। ये फ्रिक्शन जब होता है उस फ्रिक्शन की वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं अपने हेड से इसको रब कर रहा हूँ, यानी कि मेरे हेयर से इसमें या फिर इससे मेरे हेयर में किसी में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है उसमें तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जिस चीज़ से ट्रांसफर हो रहा है उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ही चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए जब कुछ साइंटिस्ट ने इनिशियली 16th सेंचुरी के आसपास जब साइंटिस्ट ने इनिशियली ये चार्ज को डिस्कवर किया था, तो इन्होंने कुछ बेसिक आइटम्स लिया था। जैसे इन्होंने क्या लिया था, सबसे पहले लिया था इन्होंने ग्लास रॉड, ग्लास का एक रॉड लिया था, ग्लास का एक रॉड, नॉर्मल ग्लास का रॉड लिया, और इन्होंने सिल्क क्लॉथ लिया, सिल्क क्लॉथ। तो इन्होंने देखा जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तब लेकिन जब उनको नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है, चार्ज कैसे आता है, बस इनको ये दिखा था कि जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब उनके अंदर कैसा चार्ज आ गया होगा, ऑपोजिट चार्ज। तो एक के अंदर अगर पॉजिटिव तो दूसरे के अंदर क्या आ गया होगा, नेगेटिव। तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड को अगर सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास में पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है वुलन क्लॉथ एंड रबर। वुलन क्लॉथ और रबर को हम लोग अगर रब करते हैं तो वुलन क्लॉथ में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रबर में नेगेटिव चार्ज। रबर का कुछ भी हो सकता है, रबर का शूज़ हो सकता है, रबर का कोई भी आइटम हो सकता है रबर का, लेकिन उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर आप लोगों ने और पढ़ा होगा कैट स्किन और एम्बर रॉड, या फिर सिर्फ रॉड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ये करते हैं, रब करते हैं, तब उसमें भी क्या आ जाता है, कैट स्किन में पॉजिटिव चार्ज और इसमें एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन इस चीज़ का दे पाऊँ। तो बहुत जल्द मेरे जो शॉर्ट्स वीडियोस है, तो मैं उसको आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा इस चीज़ का। आप लोग देख सकते हो उसके प्रैक्टिकली कि कैसे चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए तो इसको रखते हैं और हम लोग चलते हैं चार्जिंग। ये चार्जिंग का पहला मेथड हो गया, कैसे, फ्रिक्शन से, ठीक है। चार्जिंग का जो दूसरा मेथड है वो कैसा है, बाय इंडक्शन। इंडक्शन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज जनरेट कर सकते हैं। आजकल ये वायरलेस चार्जर का ज़माना चल रहा है, तो हम लोग एक फ़ोन को बिना टच किए, मतलब बिना चार्जिंग में लगाए उसको चार्ज कर सकते हैं। बस हम लोगों को एक चार्जर के ऊपर उसको रख देना होता है, ठीक है, और ये चार्ज हो जाता है। तो ऐसा ही इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। हम लोग टच नहीं करेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये इंडक्शन होता कैसा है। इंडक्शन, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इसमें क्या है, प्लस माइनस इवनली स्प्रेड है, प्लस माइनस ऐसे इवनली स्प्रेड है। लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ी देर में इसके पास एक ऐसा रॉड लेके आ गया मैं, जिसके अंदर पूरा नेगेटिव चार्ज भरा हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है, तो इसके वजह से होगा क्या, ये जो आइटम है इसके अंदर से ये नेगेटिव चार्ज, ये जो रॉड है इसके अंदर था नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उनको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज को दूसरी तरफ रिपेल कर देगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज देखिए एक तरफ रिपेल हो गए, सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ अट्रैक्ट हो गए। इनको हम लोगों ने बिना टच करवाए ही क्या कर दिया, बिना टच करवाए हम लोग सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने एक पोटेंशियल तो ऑलरेडी डेवलप्ड कर लिया हम लोगों ने, मतलब एक चार्ज का डिफरेंस, एक बैरियर अलग अलग से हम लोगों ने ये तो डेवलप कर ही लिया कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज, ओके ना। अभी हम लोग अगर क्या करें, अगर मान लीजिए कि मैं अभी इसको यहाँ से इस तरफ ग्राउंडिंग कर दूँ अर्थ में, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से सारे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से इसके थ्रू निकल जाएगा, ठीक है, सारे नेगेटिव चार्ज निकल गया। तो अल्टीमेटली इसमें बचेगा क्या, इसमें बस सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे, ठीक है, इसमें बस पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे। और मैं साथ में अगर रॉड को यहाँ से हटा लूँ, अगर रॉड को मैंने हटा भी दिया तो उसके बाद भी
उसके बाद भी इसमें बस क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा। यानी कि हम लोगों ने इसमें बिना टच किए, इसको बिना टच किए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें चार्ज डेवलप कर दिया। इसी को बोलते हैं बाय इंडक्शन मेथड। बिना टच किए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी में चार्ज डेवलप कर सकते हैं बाय इंडक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडक्शन। इंडक्शन मेथड में हम लोग देखेंगे आगे की और कैसे अच्छे से इसका डेरिवेशंस वगैरह भी है कुछ, उनको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। इंडक्शन के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट प्रोसेस है बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या है, कंडक्ट करवाना। एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट से टच करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या फ्लो हो जाएगा, चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, वही है बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन का एक एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। तो जैसे मैं इसको टच करवाऊंगा, इससे नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्लो के किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इसमें बढ़ जाएगा। तो वही है कंडक्शन। बाय कंडक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब दो ऑब्जेक्ट को टच करवाते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसमें चार्ज आता है। तो मान लीजिए एक स्फीयर है, एक ऐसा एक स्फीयर है, और इसी का साइज का एक दूसरा स्फीयर भी है, सेम टू सेम साइज का। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसका सेम टू सेम साइज का क्या है, यहाँ पे मेरे पास दूसरा एक और स्फीयर है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर दे, ज्वाइन करने से पहले मान लीजिए इसके पास कितना चार्ज था, ज्वाइन करने से पहले इसके पास चार्ज था, ये ज्वाइन करने से पहले इसके पास चार्ज था प्लस क्यू। जैसे ही मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा क्या होगा, इसके अंदर चार्ज चला जाएगा Q/2 और इसके अंदर चार्ज चला जाएगा Q/2। दोनों के अंदर इक्वली चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इसका रीज़न क्या है कि दोनों ही इक्वल साइज के थे, इसीलिए इन दोनों के अंदर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। लेकिन अगर आप सोचें कि ये चार्ज जो है, अगर ये स्फीयर्स इक्वल नहीं होते, एक बड़ा सा स्फीयर होता और दूसरा स्फीयर जो है, मेरा स्फीयर ही जगह नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक बड़ा सा स्फीयर है और दूसरा एक छोटा स्फीयर है, या फिर इसको हम लोग छोटा स्फीयर, चलिए इतना सा मान लेते हैं। इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कितना, R1, और इसका रेडियस कितना, R2। ठीक है, अभी अगर इनको ज्वाइन कर दे, क्या अभी भी चार्ज Q2 डिवाइड बाई Q2, मतलब Q2 दोनों में इक्वली स्प्लिट होगा या फिर किस रेशियो में स्प्लिट होगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देख लेंगे, मान लीजिए इसके अंदर हम लोग के पास टोटल चार्ज था Q, अभी भी हम लोगों का टोटल चार्ज क्या है, Q ही है। तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, Q1, और इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, Q2। लेकिन ये Q1 और Q2 होंगे कितना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो रेडियस ऑफ दिस सर्कल के ऊपर डिपेंड करेगा कि सर्कल का रेडियस कितना बड़ा है। जितना ज़्यादा बड़ा उस सर्कल का या फिर स्फीयर का रेडियस होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा चार्ज आएगा। ठीक है, तो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 शुड बी इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2। इसी रेशियो में हमारा जो चार्ज है वो इसी रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर कितने चार्ज है। ओके, तो यही था इस चैप्टर का हम लोग का फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में चलेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाते जा रहे हैं, इसका एक चैप्टर्स को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको इजी हो समझने में। आप पहले ये पार्ट को पढ़िए, फिर हम लोग दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बोलूँ कि चार्जेस, ये जो चार्ज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपको सारे अच्छे से पढ़ना है। चार्ज को हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं वो पढ़ना है। ये यहाँ पे मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल दिखाया है, इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से आपको समझना है, और साथ में मैं आपको इनका कुछ पीडीएफ, ये नोट्स का पीडीएफ और कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और मैं अपने चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर लीजिए द साइंस लव अगरतला, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वूल, हम लोगों ने क्या किया, एक पॉलीथीन लिया, पॉलीथीन इसको हम लोगों ने ऊल के साथ रब किया, पॉलीथीन को ऊल के साथ रब किया, तो क्या हुआ, -2 × 10⁻⁻7 कोलम चार्ज इज डेवलप इन द पॉलीथीन। तो पॉलीथीन में क्या हो गया, इतना चार्ज पॉलीथीन में डेवलप्ड हो गया, पॉलीथीन में। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास ऑफ ट्रांसफर टू द पॉलीथीन। तो पॉलीथीन में अगर चार्ज डेवलप्ड हुआ तो पॉलीथीन में क्या ट्रांसफर हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। तो आपको पूछ रहा है अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा तो उस कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। आप पहले ये निकाल लीजिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोग को पता है चार्ज इज क्वांटाइज से Q = क्या होता है, N × E। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है,
टोटल चार्ज, ये क्या है टोटल चार्ज, यानी कि आपको Q गिवन है, ये आपका Q का वैल्यू गिवन है, Q इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻7 कोलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, यहाँ से आप नंबर निकाल सकते हैं। अगर तो हम लोगों को इक्वेशन पता है Q इज इक्वल टू NE, तो यहाँ पे N क्या, सॉरी N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई E। तो Q कितना है, -2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻19। इसका आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल metal balls A and B, दो मेटल बॉल है आपके पास A and B, are supported by an insulated stand. Both has a अच्छा ठीक है, the ball A has a radius of 10 meter and B has a radius of 2 meter. ठीक है, the balls has a total charge of, मैं मान लेता हूँ कितना मान लिया, 100 मान लेते हैं, 100 कोलम। ठीक है, तो आपके पास दो बॉल्स है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल बॉल्स A एंड B, दो आइडेंटिकल बॉल्स है जिसका रेडियस कितना है 10 मीटर और 2 मीटर। ठीक है, इनके अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना है 100 कोलम। तो आपको क्या करना है, फाइंड चार्ज ऑन ईच बॉल, एक बॉल में कितना चार्ज है वो आपको फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग रेडियस लिख लेते हैं। हम लोग को गिवन क्या है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन, हम लोग को रेडियस ऑफ A दिया हुआ है कितना, A का रेडियस है 10, B का रेडियस कितना है, B का रेडियस है 2 मीटर। ओके, और हम लोग को पता है चार्ज, टोटल चार्ज वो कितना है 100 कोलम। यानी कि अगर मान लीजिए ये एक स्फीयर है जिसका ये A स्फीयर है और ये B स्फीयर है। ठीक है, इसका रेडियस है 10, इसका रेडियस है 2। इसमें अगर चार्ज मान लीजिए आप कितना है Q1 है, इसमें चार्ज कितना है Q2, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा Q1 प्लस Q2, दोनों का मिला के जो टोटल है वो कितना है 100 कोलम। इसको हम लोग क्या लिखते हैं Q1 प्लस Q2। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक रेशियो पढ़ा है कि जब दो इसका स्पीयर्स का रेडियस अलग अलग हो तो उसमें किस रेशियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो रेशियो क्या था, R1 डिवाइडेड बाई R2 शुड बी इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई Q2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग R1 और R2 का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या निकलेगा, R1 कितना था हम लोगों का 10 डिवाइडेड बाई R2 कितना है 2, यानी कि रेशियो क्या निकल जाएगा, रेशियो विल बी इक्वल टू R1 is to R2 is equal to 10 is to 2 which is equal to 5 is to 1। तो 5 is to 1 का रेशियो में आपको यहाँ पे यू मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो Q1 और Q2 का रेशियो होगा वो भी कितना होगा, Q1 और Q2 का रेशियो भी 5 is to 1 होगा। तो अगर हम लोग 100 कोलम चार्ज को 5 is to 1 में डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करेंगे, 5 is to 1 टोटल कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 6 इज टू 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6। ये अगर कर देंगे तो हमको हम लोगों को क्या मिल जाएगा, चार्ज का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू कितना होता है, 100 डिवाइडेड बाई 6 मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, आप लोगों को हाथ से करना है अच्छे से ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे साथ साथ में। तो यहाँ पे 100
डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 16 पॉइंट समथिंग इंटू 5, ठीक है। तो हमारा जो Q1 है वो कितना आ जाएगा 83.34 इज टू, और 1/100 ये कितना है 16 पॉइंट समथिंग था, 100 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 16.66, 16.67, यानी कि हमारा जो Q1 है वो कितना आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 83.34 कोलम और Q2 इज इक्वल टू 16.67 कोलम। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया है, इसलिए आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है लंबा चौड़ा आ गया हो, लेकिन नॉर्मली इतना बड़ा आपको कैलकुलेशन नहीं देगा, तो आपको इजी कैलकुलेशन देगा, आप इजीली कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चंस करना है इस टॉपिक के, आपके HC वर्मा या फिर SL वर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, वहाँ से आपको क्वेश्चंस करना है अच्छे से, और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कल मिलेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट मैं कल नहीं, मैं थोड़ी देर बाद इसका जो सेकंड लेक्चर है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं फिर से आपको मेंशन कर देता हूँ, मैं अगरतला से हूँ और यहाँ पे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का ट्यूशन लेता हूँ। आप लोग चाहे तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके अब तक आते रहे, और हम लोग नीट 2024 को क्रैक करेंगे साथ मिलके। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग।